गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने नदियों के बारे में पढ़ा और जितनी भी प्रमुख नदियां थी उन सभी नदियों को कंप्लीट कर लिया है भाई। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इससे वन लाइन क्वेश्चन जरूर बनता है भाई। और वीडियो लास्ट में अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर कुछ जो प्रमुख शहर हैं मैंने इस पर डिनोट किए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रमुख शहर हैं मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो देखते हैं, देखो हम मैप की सहायता से पढ़ेंगे और आप चाहें तो एक टेबल भी बना सकते हैं। इस प्रकार से कॉलम करके एक और आप लिख सकते हैं प्रमुख शहर और दूसरी ओर लिख सकते हैं वो नदियां जिनके किनारे वो बसे हुए हैं। तो आप टेबल बना सकते हैं या मैप की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो मैप में देखो सभी नगरों को डिनोट नहीं हो पाते क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुके हैं भैया। तो आप याद रखेंगे, देखो धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चलूंगा। हम पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के किनारे बसे शहर। तो सबसे पहले उत्तर से स्टार्ट करते हैं। देखो यह है आपकी सिंधु नदी, यह है आपकी सिंधु नदी। और अगर सिंधु नदी की बात करें तो जब हम जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जो लद्दाख वाला क्षेत्र पढ़ते हैं, जो लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, उसमें लेह इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके तट पर बसा हुआ है? सिंधु नदी के। और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है गिलगित। इस नदी की एक सहायक नदी है गिलगित जो उत्तर की ओर से आकर मिलती है। और गिलगित एक प्रमुख नगर भी है। तो जो गिलगित नगर है वो गिलगित नदी के किनारे ही बसा हुआ है। जो किसकी सहायक नदी है? आपकी मुख्य रूप से सिंधु नदी की सहायक है। तो ये बात याद रखनी है। जब सिंधु नदी पाकिस्तान से होते हुए कहां गिरती है भाई? आपकी अरब सागर में। तो अरब सागर की जो तट है उसी के निकट कराची, उसी के निकट पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर कराची बसा हुआ है। इकोनॉमिक कैपिटल भी कहलाता है ये पाकिस्तान की। तो आपको याद रखना है कराची किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु। और इस सिंधु नदी की 5 प्रमुख नदियां और पढ़ते हैं हम भारत में जिन्हें पंचनद कहते हैं। और इसी के किनारे भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब है वो बसा हुआ है। तो उन नदियों के किनारे भी कुछ प्रमुख शहर पड़ते हैं। देखते हैं, देखो सबसे ऊपर मैंने ये जो नदी बनाई है वो है झेलम। कौन सी नदी है भाई? झेलम। और आप देखो ये थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने। आप क्वालिटी बढ़ाकर एक बार देख सकते हैं इसे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चाहे आप कम क्वालिटी में भी देख सकते हैं भाई। मैं जब लिखूंगा तो आपको बड़ा बड़ा लिखूंगा भाई और समझाता, हर एक शब्द बताता हुआ चलूंगा, हर एक बात का मतलब बताता हुआ चलूंगा। देखते हैं, देखो सिंधु नदी के बाद जो नीचे नदी बनाई है मैंने वो है झेलम नदी। और झेलम नदी कश्मीर की घाटी से होकर जब बहती है तो श्रीनगर उसी के तट पर पड़ता है। श्रीनगर किस नदी के तट पर पड़ता है भाई? झेलम नदी के। तो आप याद रखेंगे श्रीनगर किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के। इसके बाद ये रावी नदी है। चिनाब नदी को मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसकी कोई प्रमुख मुख्य रूप से शहर नहीं पूछा जाता है। तो रावी नदी से संबंधित कुछ पूछा जाता है। देखो रावी नदी जब पश्चिम आपका हिमाचल प्रदेश से होकर इसका उद्गम होता है तो एक प्रमुख शहर है हिमाचल प्रदेश का मंडी। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख शहर है मंडी। तो मंडी मुख्य रूप से रावी नदी के तट पर ही है। और जब रावी नदी भारत से होकर कहां पहुंचती है? पंजाब। तो पंजाब का एक प्रमुख शहर इसके किनारे है भाई। पंजाब का मतलब जो पाकिस्तान का पंजाब है तो उसके किनारे भी बसा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं उसे, नहीं तो रहने दे सकते हैं। जो लाहौर है वो इसी के तट पर बसा हुआ है। तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो मैंने ये इसके बाद ये ब्यास नदी बनाई है, छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी। यहां से निकलकर ये इस प्रकार से सतलज में गिर रही है। तो इस नदी के तट पर एक स्थान है चंबा। और ये चंबा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो चंबा जो स्थान है या नगर है किस नदी के तट पर है? ब्यास नदी के। तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद देखो इसके नीचे ये यहां से निकलती हुई एक नदी दिखाई है मैंने, ये है सतलज नदी। ये पूरी की पूरी कौन सी नदी है भाई? सतलज नदी।
तो आप टेबल भी बना सकते हैं और मैप की सहायता से भी पढ़ सकते हैं भाई। तो देखेंगे सतलज नदी जब आपकी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है तो नैना देवी स्थान इसी के तट पर पड़ता है। सही है, नैना देवी जो स्थान है वो किसके तट पर पड़ता है भाई, इसी नदी के तट पर पड़ता है और इसी नाम से एक मंदिर भी है। तो याद रखेंगे नैना देवी मंदिर या नैना देवी स्थान हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर है, तो मुख्य रूप से सतलज नदी के तट पर है। और इसके अतिरिक्त जब हम पंजाब में पहुंचते हैं तो सतलज नदी के तट पर दो नगर और हैं। सतलज नदी के तट पर पंजाब में दो नगर और हैं, मैं अलग से लिख देता हूं। देखो, एक तो है लुधियाना, लुधियाना और दूसरा है फिरोजपुर। लुधियाना और दूसरा है फिरोजपुर। तो लुधियाना और फिरोजपुर मुख्य रूप से किस नदी के तट पर हैं, सतलज नदी के। तो ये हमने पढ़ा जो सिंधु नदी तंत्र है उसके तट पर बसे हुए प्रमुख नगर। अब अगला देखते हैं हम। इसी के दक्षिण में अगर आप राजस्थान में आए तो राजस्थान में ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला मैंने बनाई है और अरावली पर्वत श्रृंखला में ये नदी जो बनाई है ये है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाई लूनी नदी अजमेर से निकलती है, अजमेर में नाग पहाड़ी से। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए अजमेर किस नदी के किनारे पर है तो आप क्या लगा कर आएंगे भाई, लूनी नदी। तो क्लियर है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखो एक दो बातें हैं हमें गंगा नदी तंत्र से याद रखनी है। जैसे गंगा नदी का उद्गम जो होता है मुख्य रूप से उत्तराखंड के उत्तरकाशी से होता है, जब उसका नाम होता है भागीरथी। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से उत्तरकाशी किस नदी के तट पर है तो आप लगाएंगे भागीरथी। किस नदी के तट पर है भाई, भागीरथी। तो ये बात हमने पढ़ी भी है, तो याद रखना उत्तरकाशी किस नदी के तट पर है, भागीरथी। यहां पर मैंने ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है ये उद्गम स्थल बनाया है। यहां से निकलने के बाद ये दक्षिण में जाती है और भारत के 5 राज्यों से होकर ये जाकर कहां गिरती है भाई, मुख्य रूप से आपकी बांग्लादेश में चली जाती है। तो ये नदी बनाई है। तो देखो इसे मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं थोड़ा सा, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखते हैं, देखो जब गंगा नदी का उद्गम होता है तो ये भागीरथी के रूप में निकलती है इस प्रकार से। सही है, और जब ये भागीरथी होती है तो आगे चलकर इसमें एक नदी मिलती है अलकनंदा। कौन सी मिलती है भाई, अलकनंदा। ये आप पढ़ चुके हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जहां पर एक दूसरे में मिलते हैं उसे कहते हैं देवप्रयाग। किस नाम से जानते हैं, देवप्रयाग। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए देवप्रयाग किस नदी के तट पर है तो देवप्रयाग मुख्य रूप से भागीरथी और अलकनंदा, इसे भागीरथी मान सकते हैं, इसे अलकनंदा के तट पर है। दूसरा एक स्थान और है, देखो ये भागीरथी नदी अभी हमने देखी भाई, और इसे मान सकते हैं आप भीलांगना नदी। भीलांगना नदी। तो भागीरथी और भीलांगना नदी जिस स्थान पर मिलती हैं वो है टिहरी। कौन सा है भाई, टिहरी। तो ये हमने बात भी की है। तो जो टिहरी है वो मुख्य रूप से किन नदियों के तट पर है तो वो मुख्य रूप से भीलांगना और भागीरथी नदी के तट पर है। और इसी को जहां पर ये दोनों आकर मिलती हैं इसे गणेश प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो या फिर आपसे कभी पूछ लिया जाए गणेश प्रयाग या फिर पूछ लिया जाए टिहरी कहां पर है या किस नदी के तट पर है तो मुख्य रूप से भीलांगना और भागीरथी नदी के तट पर हैं। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो आप भागीरथी और भीलांगना इन दोनों नदी के तट पर है टिहरी या फिर गणेश प्रयाग। तो दोनों में से किसी भी तरह लिख सकते हैं भाई, क्लियर है। इसके बाद देखो एक दो बातें और पूछी जाती हैं आपसे, जैसे ये देवप्रयाग से ऊपर ये है आपकी अलकनंदा। अलकनंदा में आकर एक नदी और मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तो इस मंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा नदी में आकर मिलती है ये कौन सी नदी है भाई, अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी में जहां आकर मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग।
किस नाम से जानते हैं भाई? रुद्रप्रयाग। और ये जो मंदाकिनी नदी है, इस नदी के तट पर कई स्थान हैं। जैसे एक तो है आपका केदारनाथ, आपने पढ़ा होगा भाई। केदारनाथ मुख्य रूप से किसके किनारे पर है? मुख्य रूप से आपका मंदाकिनी नदी के। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे स्थान हैं, जैसे गुप्त काशी और रामबाड़ा या रामाबाड़ा, और दूसरा है गौरीकुंड, रामाबाड़ा, गुप्त काशी और केदारनाथ। चारों के चारों स्थान किस नदी के तट पर हैं? मंदाकिनी नदी के तट पर हैं, आपको याद रखने हैं। अगला देखो, अलकनंदा के तट पर भी एक स्थान पूछा जाता है भाई। तो अलकनंदा के तट पर मुख्य रूप से बद्रीनाथ बसा है। कौन सा है भाई? बद्रीनाथ। तो याद रखेंगे बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? आपका अलकनंदा नदी के तट पर। और देखेंगे एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी पर एक नदी और आकर मिलती है जिसे पिंडार नदी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? पिंडार नदी। और अलकनंदा में पिंडार नदी जहां पर आकर मिलती है उस स्थान को कहा जाता है कर्णप्रयाग। किस नाम से जाना जाता है भाई? कर्णप्रयाग। और कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि मुख्य रूप से कर्णप्रयाग किन नदी के तट पर है, तो ये संगम पर स्थित है। एक तो पिंडार नदी के और दूसरा अलकनंदा नदी के। तो यहां से इतनी बातें समझ में आ रही है भाई। इसके बाद देखो आगे चलते हैं। जब गंगा नदी इन क्षेत्रों से आगे बढ़ती है, यानी कि आपको देखो मैंने पहले भी बताया है भाई, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तब इन दोनों की संगम धाराओं को ही गंगा कहते हैं। इससे पहले इसे गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है। तो देखेंगे देखो मुख्य रूप से और कौन कौन से नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। जैसे आप ये गंगा मान सकते हैं, तो गंगा के तट पर उत्तराखंड में एक तो ऋषिकेश है, एक ऋषिकेश इसी के तट पर है। इसके बाद हरिद्वार या हर की पौड़ी इसके तट पर है। और जब बिजनौर से ये यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है तो बिजनौर इसके तट पर पड़ता है। उसके बाद देखो और कुछ प्रमुख नगर हैं जो यूपी के हैं, इसके तट पर बसे हुए हैं। सारे हम नहीं पढ़ रहे हुए, 3-4 के मैं आपको नाम लिखा देता हूं। जैसे मुख्य रूप से एक बदायूं पड़ता है भाई, सही है, बदायूं पड़ता है, कन्नौज पड़ता है। और अगर आप गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे भी लिखाए हैं मैंने, आप उसे भी देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख की ही बात करेंगे। इसके बाद में मुख्य रूप से कानपुर पड़ता है भाई, कानपुर के बाद वाराणसी पड़ता है। अगर वाराणसी के बाद आप देखेंगे तो मुख्य रूप से वाराणसी के बाद गाजीपुर देख सकते हैं आप, गाजीपुर पड़ता है। और गाजीपुर के बाद ये जो है मुख्य रूप से बलिया से निकलकर कहां पहुंच जाती है? बिहार में। तो बलिया से निकलकर ये कहां पहुंच जाती है? बिहार में। उसके बाद बहती है बिहार में। तो ये प्रमुख नगर हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार ये पड़ते हैं उत्तराखंड में, और बाकी के जितने भी लिखे ये सारे के सारे यूपी के हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, बिजनौर, बदायूं, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया, ये सारे के सारे नगर किस नदी के तट पर हैं? गंगा नदी के तट पर हैं। और यूपी में गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। जैसे मैंने ये एक छोटी सी नदी बनाई है भाई, ये है रामगंगा नदी के तट पर, देखो मैं नाम लिख देता हूं इसका, इसे आप रामगंगा, ये नोट कर लिए होंगे आपने, इसे रामगंगा। देखो सारी नदियों को डिनोट करना संभव नहीं था, इसीलिए छोटी छोटी बनाकर मैंने अलग से समझा रहा हूं भाई आपको। तो रामगंगा नदी के तट पर मुख्य रूप से एक तो बरेली और एक पीतल नगरी, यानी कि पीतल नगरी को मुरादाबाद के नाम से भी जानते हैं भाई। तो बरेली और पीतल नगरी ये दो प्रमुख नगर इस नदी के तट पर हैं, सही है। इसके बाद देखो रामगंगा ये हो गई, इसके बाद गोमती, तो गोमती नदी के तट पर भी दो हैं, दूसरी है गोमती नदी, और गोमती नदी के तट पर
मुख्य रूप से जौनपुर और दूसरा है यूपी की राजधानी लखनऊ। दूसरा है यूपी की राजधानी लखनऊ। तो ये भी मुख्य रूप से किस नदी के तट पर हैं? गोमती नदी के। इसके बाद देखो अगली है घाघरा, रामगंगा, गोमती और घाघरा। तो घाघरा को और देख लेते हैं। देखो घाघरा, तो ये जो घाघरा है, घाघरा नदी है, इस नदी को अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। तो सरयू नदी के तट पर ही अयोध्या बसा हुआ है, आपको इतना याद रखना है। और इसके बाद इसमें बाईं ओर से आकर एक नदी मिलती है, राप्ती। कौन सी नदी मिलती है भाई? राप्ती नदी। और इस राप्ती नदी के तट पर दो नगर हैं, देखो यहां पर लिखे मैंने, एक तो गोरखपुर। राप्ती नदी मुख्य रूप से बाईं ओर से आकर घाघरा में मिलती है, यानी कि घाघरा की सहायक नदी है। और इस नदी के तट पर दो प्रमुख नगर हैं, गोरखपुर और श्रावस्ती। गोरखपुर और श्रावस्ती दोनों के दोनों किस नदी पर हैं भाई? आप याद रखेंगे, मुख्य रूप से राप्ती नदी पर। इसके बाद देखो यूपी वाला क्षेत्र हम गंगा का पढ़ चुके हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो जब गंगा नदी मुख्य रूप से कहां चलती है? बिहार में। तो जब गंगा नदी बिहार में होती है तो दो स्थान याद रखने हैं इसके, सही है। एक तो बक्सर चौसा, और ये बिहार में जो प्रवेश करती है वो छपरा से करती है भाई। कहां से? छपरा से। तो बिहार के गंगा नदी के तट पर कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे छपरा, उसके बाद में बक्सर, चौसा और पटना, भागलपुर, और क्या है भाई? भागलपुर। तो ये प्रमुख याद रखने हैं। और एक नगर है मुख्य रूप से हाजीपुर, सही है। देखो यहां पर ये बनाया भी है मैंने, हाजीपुर। तो ये जो हाजीपुर है ये मुख्य रूप से आप यहां पर मान सकते हैं, हाजीपुर उत्तर की ओर से आकर इसमें एक नदी मिलती है, गंडक। तो गंडक नदी के तट पर पड़ता है। वैसे गंडक नदी और दूसरी आपकी गंगा नदी दोनों के तट पर ही बसा हुआ है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आपसे गंडक ही पूछता है भाई। तो हाजीपुर किस नदी के तट पर है? हाजीपुर मुख्य रूप से गंडक नदी के तट पर है, और हाजीपुर में आकर ही ये गंडक नदी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो इतना ही याद रखना है भागलपुर तक। इसके बाद मुख्य रूप से ये पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। और पश्चिम बंगाल का कोई इतना ज्यादा प्रमुख नगर है नहीं, मुख्य रूप से लिखना चाहें तो फरक्का है, मुख्य रूप से फरक्का पश्चिम बंगाल का इसी के तट पर है। लेकिन एक दूसरी चीज आपको जाननी है, जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो फरक्का के निकट ही इसकी दो धाराएं बन जाती हैं। एक तो आगे की ओर चली जाती है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण की ओर चली जाती है जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से। और हुगली नदी के तट पर ही हावड़ा बसा है, हुगली नदी के तट पर ही हावड़ा बसा है। और देखो दो तीन स्थान और याद रखने हैं, हावड़ा, कलकत्ता और हुगली, हल्दिया और डायमंड हार्बर। इधर लिखता हूं, देखो मैं, आप नोट करते चले। देखो हुगली नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर, हुगली नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर या स्थान देखेंगे। देखो पहला तो हावड़ा, हुगली नदी, हुगली नदी पहला हम देख रहे हैं, हावड़ा इसके तट पर बसा हुआ है भाई, हावड़ा है, हावड़ा। दूसरा देखो कलकत्ता, कलकत्ता इसी नदी के तट पर है। तीसरा हल्दिया, ये बंदरगाह भी है हल्दिया। अगला है देखो डायमंड हार्बर, तो डायमंड हार्बर इसका पोर्ट है जहां पर माल उतारते हैं। तो शब्द याद रखें, डायमंड हार्बर, हल्दिया, कलकत्ता और हावड़ा सभी हुगली नदी पर हैं। और डायमंड हार्बर तो ये भी पूछ लिया गया था एक बार कि किस राज्य में है, तो किस राज्य में है भाई? पश्चिम बंगाल राज्य में है, इतना याद रखना है। इसके बाद एक छोटी सी नदी और है, उसे हम और देख लेते हैं,
ये है देखो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कभी कभी क्वेश्चन आते हैं भाई, इस नदी के तट पर कौन कौन से नगर हैं। तो देखो सादिया और धुबरी तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, सादिया और धुबरी, ये दो नगर याद रखने हैं। ये मुख्य रूप से इसी नदी के तट पर हैं और इसी के बीच इस पर जो अंतरराज्यीय जलमार्ग है या राष्ट्रीय जलमार्ग है 2 भी बनाया गया है, नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है। तो हमने जब वीडियो पढ़ी थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की तो उसमें देखा था। इसके अतिरिक्त और कुछ नगर हैं जैसे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, ज्यादातर यही दोनों पूछे जाते हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। ये सारे के सारे असम में हैं भाई, चाहे सादिया की बात करें, धुबरी की बात करें, डिब्रूगढ़ की बात करें या गुवाहाटी की बात करें, या फिर सोकाबा घाट की सोकोबो घाट और तेजपुर। तो याद रखेंगे सोकोबो घाट और तेजपुर। इधर लिख देता हूं, देखो आपका गुवाहाटी, ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूं अगर नहीं चमक रहा हो आपको, गुवाहाटी। इसके बाद है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ सोकाबा घाट, सोकाबा घाट, और सोकाबा घाट के बाद है तेजपुर, सोकाबा घाट और तेजपुर। तो ये प्रमुख नगर मुख्य रूप से असम के हैं और किस नदी के तट पर हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। तो क्लियर है भाई। आगे देखते हैं, देखो और क्या क्या पूछा जाता है आपसे। इसके बाद देखो यमुना नदी को हम पढ़ रहे हैं भाई। अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के भी बहुत तट पर नगर बसे हुए हैं, लेकिन सभी को हम नहीं पढ़ने वाले। देखें आप ध्यान से, ये गंगा नदी देखी अभी हमने, इसी के बराबर से ये मैंने बनाई है यमुना नदी। तो यमुना नदी के तट पर बहुत से नगर पड़ते हैं जैसे दिल्ली, मथुरा, आगरा, दिल्ली, मथुरा, आगरा, जालौन, इटावा। सही है। इटावा के अतिरिक्त और भी बहुत सारे पड़ते हैं, जैसे आपका एक नगर पड़ता है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी इसी के तट पर, और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसे कहते हैं इलाहाबाद। तो गंगा नदी के तट पर बसे हुए नगर मैं इधर, सॉरी यमुना नदी के तट पर बसे हुए नगर मैं इधर लिख रहा हूं, आप लिखे देखो। यमुना नदी के तट पर बसे नगर, पहला है आपका दिल्ली। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसी नदी के तट पर बसी हुई है। उसके बाद आप लगा सकते हैं देखो मथुरा, इसी नदी के तट पर है, और मथुरा का एक स्थान है वृंदावन। तो कभी कभी वृंदावन भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद आगरा, आगरा, और आगरा का एक स्थान है बटेश्वर, बटेश्वर। तो ये कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है देखो जालौन, जालौन में है कल्पी, तो कल्पी पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कल्पी भी किस नदी के तट पर है, इसी। इसके बाद है देखो इटावा, इटावा इसी नदी के तट पर है। इसके बाद कौशाम्बी, तो कौशाम्बी इसी नदी के तट पर है। और भी बहुत सारे नगर हैं लेकिन हम लिख नहीं रहे भाई। बांदा, बांदा सभी जगह से ये होती हुई जाती है लेकिन सबको नहीं लिख रहे। इसके बाद है देखो इलाहाबाद। तो इलाहाबाद अगर आपसे आएगा तो ये गंगा और यमुना के संगम पर है। कहां पर है भाई? गंगा और यमुना के संगम पर, गंगा और यमुना के संगम पर। तो यमुना नदी से संबंधित ये प्रमुख नगर आपको याद रखने हैं। क्लियर है? इसके बाद देखो और कुछ चीजें पूछी जाती हैं। इसकी जो सहायक नदी है, यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है हिंडन, यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है हिंडन, और हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है गाजियाबाद। हिंडन नदी, और हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ है गाजियाबाद। और अगर आप यमुना नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा भी हमारे चैनल पर आपको वीडियो में। तो हिंडन नदी और इसी की एक प्रमुख और सहायक नदी है आपकी, जो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी। यमुना नदी की एक और सहायक नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी से संबंधित भी दो लाइन पूछी जाती हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और ये मुख्य रूप से आपकी मुख्य रूप से राजस्थान से होते हुए बहती है।
और चंबल नदी पर राजस्थान के दो प्रमुख स्थान हैं, एक तो रावत भट्टा जहां पर परमाणु संयंत्र केंद्र लगा हुआ है, दूसरा है कोटा। तो याद रखेंगे इसे। इसके अतिरिक्त चंबल नदी को हमने पढ़ लिया भाई। चंबल नदी के तट पर यही दो बसे हुए हैं और चंबल की एक सहायक नदी है, चंबल की एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम है क्षिप्रा। उस नदी का नाम है क्षिप्रा या फिर सिप्रा भी कहते हैं, क्षिप्रा नदी या सिप्रा। और इस नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन में एक महाकालेश्वर का मंदिर है और वहीं पर कुंभ का मेला लगता है, आप जानते होंगे। तो इस चीज को याद रखना। एक नदी और है देखो, बेतवा नदी। वो नदी भी किसकी सहायक है भाई? मुख्य रूप से यमुना नदी की ही सहायक है। और इस पर एक तो सांची का स्तूप है भाई। तो जो सांची है मध्य प्रदेश का, वो बेतवा नदी के तट पर ही है। और एक यूपी का ओरछा, तो ये भी पूछा जाता है भाई। ओरछा और सांची दोनों के दोनों बेतवा नदी के तट पर हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और इस नदी से संबंधित यही है। जब देखो आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो एक छोटी सी और सहायक नदी है गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी है और हमने पढ़ी भी है फल्गु। तो फल्गु नदी जो है गंगा की सहायक है और इसी के तट पर बसा हुआ है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल गया। और ये कहां पड़ता है भाई? बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार में। तो आप इस बात को याद रखेंगे। देखो इतनी सारी नदियों के किनारे बसे हुए नगर हमने पढ़ लिए हैं, तो उत्तर के लगभग हम सभी पढ़ चुके हैं। अब दक्षिण की ओर आते हैं। देखो अभी हम पढ़ रहे थे हुगली नदी को। हुगली वास्तव में वितरिका है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरी है। किसकी है डिस्ट्रीब्यूटरी? गंगा नदी की। और इसमें एक प्रमुख नदी आकर मिलती है दामोदर नदी। इसमें एक प्रमुख नदी आकर मिलती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है भाई। अगर दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी के तट पर दो प्रमुख स्थान हैं। दामोदर नदी के तट पर दो प्रमुख स्थान हैं, याद रखेंगे। एक तो पंचेत, सही है भाई, ये झारखंड का है। कहां का है? झारखंड का, आपको याद रखना है। और दूसरा है आपका मुख्य रूप से सिंदरी। दूसरा है सिंदरी। तो सिंदरी को याद रखना है। देखो ये लिख भी दिया है मैंने। तो ये भी मुख्य रूप से झारखंड में है। और एक नगर धनबाद, तो धनबाद के निकट ही पड़ते हैं ये। तो पांचेत, सिंदरी और धनबाद ये भी झारखंड का है भाई। तो ये सारे के सारे किस नदी के तट पर हैं? मुख्य रूप से दामोदर नदी के तट पर, आपको याद रखने हैं। और दामोदर नदी की उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है सहायक नदी। तो दामोदर की एक सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी, और उसका नाम है बराकर नदी। बराकर, देखो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, बराकर नदी। और ये जो बराकर नदी है इसके तट पर मैथान और तिलैया, मिथान और तिलैया, ये दो स्थान हैं। और इन दोनों स्थानों पर ही मुख्य रूप से बांध या डैम का निर्माण भी हुआ है। तो डैम वाले चैप्टर में हमें पढ़ने हैं। और दोनों के दोनों झारखंड में है भाई। कहां पर हैं? झारखंड में। तो याद रखना मिथान या फिर मैथान और तिलैया किस नदी के तट पर हैं? बराकर नदी के। और ये मुख्य रूप से कहां बहती है? झारखंड में। तो ये पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है भाई। इसके बाद देखो एक प्रमुख नदी पढ़ते हैं हम, जिसका नाम है महानदी। तो आप हेडिंग लिखें, महानदी के तट पर बसे प्रमुख नगर। महानदी के तट पर बसे प्रमुख नगर। तो महानदी के तट पर बसे प्रमुख नगरों को अगर हम देखें तो दो ही प्रमुख नगर हमें देखने को मिलते हैं। दो नगर ही प्रमुख हमें देखने को मिलते हैं। तो महानदी आप लिख सकते हैं। देखो ये बनाई है मैंने, देखो महानदी। और महानदी के तट पर
ये मुख्य रूप से दो नगर हम देखते हैं, एक तो जहां पर ये अपना मुहाना बनाती है कटक, सही है, कटक महानदी के तट पर है, और जब ये उड़ीसा में प्रवेश करती है तो संभलपुर, संभलपुर इसी नदी के तट पर है। तो महानदी के तट पर कटक और संबलपुर है। और देखो एक बात और याद रखनी है आपको, जब कटक के निकट महानदी पहुंचती है तो दो धाराओं में बढ़ जाती है, सही है, और ये वाली जो धारा है ये भी दो धाराओं में बढ़ जाती है। तो ये जो ऊपर वाली धारा है इसे कुखाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं वे? कुखाई नदी के नाम से जानते हैं। और इसी के तट पर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मुख्य रूप से किस नदी के तट पर है? कुखाई नदी के तट पर है। या फिर कभी कभी ये लिखा हुआ आता है भाई कि जब ये नदी आगे दो भागों में बढ़ती है तो इसे कहते हैं दया नदी, ठीक है, इसे भार्गवी, दया नदी और भार्गवी नदी। तो कभी कभी ये नदियां भी आ जाती हैं। तो जनरली देखो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है भुवनेश्वर किस नदी के तट पर है, तो भुवनेश्वर महानदी लिखा हुआ आता है तो जनरली उसे ठीक करेंगे। अगर महानदी नहीं लिखा हुआ है तो हम लगाएंगे कुखाई नदी को। किसे लगाएंगे? कुखाई नदी को। जनरली यही लिखी हुई मिलती है, लेकिन एक जगह क्वेश्चन देखा था मैंने, दया नदी लिखी हुई थी, तो दया नदी या कुखाई नदी, और जनरली ये दोनों किसकी शाखाएं हैं भाई? महानदी। महानदी आगे जाकर टुकड़ों में बढ़ जाती है, ट्रिब्यूटरी में, डिस्ट्रीब्यूटरी में, जैसे हमने पहले बात की थी कि जब ये डेल्टा का निर्माण करती है कोई नदी तो मुहाने पर अवसादों के कारण कई भागों में बढ़ जाती है, तो वही ये भाग हैं दया, भार्गवी और कुखाई नदी। तो मुख्य रूप से हैं ये जो हैं मुख्य रूप से क्या है भाई? महानदी के ही भाग हैं, तो याद रखेंगे। और महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी थी हसदो, ये हमने पढ़ी भी है। सहायक नदियों में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? हसदो। और इसी नदी के तट पर बसा हुआ है कोरबा। किसकी सहायक नदी है? महानदी की, उत्तर की ओर से आकर मिलती है, और इस नदी के तट पर कोरबा है, और ये छत्तीसगढ़ का स्थान है, तो याद रखेंगे। और जो कोयले की खान होती है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है, कोयले से बिजली बनाने का प्लांट भी लगा हुआ है भाई। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो और कुछ प्रमुख नदियों को हम पढ़ रहे हैं, नर्मदा और तापी नदियों को देखते हैं। देखो उससे पहले एक नदी और देख लेते हैं, साबरमती नदी। साबरमती नदी, और साबरमती नदी तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ी ही है भाई। इस नदी के तट पर गुजरात के दो प्रमुख स्थान, एक तो अहमदाबाद, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर जिसे कहते हैं, और दूसरा गांधी, गांधीनगर जो कैपिटल है गुजरात की। ये दोनों की दोनों साबरमती नदी के तट पर ही पड़ती हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद देखो नर्मदा नदी को हम देख रहे हैं, तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से, उसकी चोटी से होता है भाई। और इसी नदी के तट पर एक स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश का, जबलपुर, सही है, यहां पर हाई कोर्ट भी है मध्य प्रदेश का, आपको पता है भाई। इसके बाद एक स्थान है होशंगाबाद, होशंगाबाद, तो होशंगाबाद भी याद रखना है। ये दोनों के दोनों कहां के शहर हैं? मध्य प्रदेश के, आपको याद रखना है। और जब ये मुख्य रूप से गुजरात में अपना मुहाना बनाती है नर्मदा, तो भरूच, भरूच एक स्थान है, भरूच, या फिर पहले इसे भड़ौच के नाम से भी जानते थे, तो ये भी मुख्य रूप से ये गुजरात में है भाई। ये भी मुख्य रूप से किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है, तो याद रखेंगे। इसके बाद है एक छोटी सी नदी तापी नदी, तो तापी नदी में के तट पर गुजरात का एक प्रमुख स्थान है सूरत, तो याद रखेंगे। और इसी नदी के तट पर, सूरत तो पहले भी पढ़ा है हमने, इसी के निकट तापी नदी गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है भाई, सही है। और जहां से इसका उद्गम होता है वो है बैतूल का पठार, और बैतूल नामक जिला भी है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किस नदी के तट पर है? तापी नदी के तट पर बसा हुआ है, आपको ये वाली बात याद रखनी है। तो साबरमती, नर्मदा और तापी, तीन नदियां हमने पढ़ ली।
इसके बाद देखो आगे हम बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सी नदियां हैं देखो। इसके बाद गोदावरी नदी को हम देखते हैं भाई। गोदावरी नदी से संबंधित क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं देखो। देखो गोदावरी नदी का उद्गम मुख्य रूप से नासिक से होता है। तो गोदावरी नदी देखेंगे, देखो एटलस में ये मैंने नर्मदा नदी बनाई है भाई, और ये बनाई है तापी, ये है बैतूल, और यहां पर मान सकते हैं आप मुख्य रूप से सूरत, ये है जबलपुर, ये है होशंगाबाद, और यहां पर मान सकते हैं भरूच या भड़ौच। इसके बाद है ये गोदावरी, और गोदावरी जहां से निकलती है वहां पर एक स्थान है नासिक, तो नासिक इसी के तट पर है। और मुख्य रूप से महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है नांदेड़, नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र का इसी के तट पर बसा है, नांदेड़ महाराष्ट्र का इसी के तट पर बसा है। तो आप याद रखेंगे। और ये नदी जब अपना मुहाना बनाती है, सही है, तो इसी नदी के तट पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है राजमुंद्री। और राजमुंद्री को आप जानते हैं भाई किस लिए, तंबाकू अनुसंधान केंद्र के लिए। तो याद रखेंगे तंबाकू अनुसंधान केंद्र इसी नदी के तट पर है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद देखो इसकी उत्तर की ओर से आकर एक प्रमुख सहायक नदी थी जिसका नाम था इंद्रावती। इंद्रावती देखो मैं इधर लिख देता हूं इंद्रावती। और इंद्रावती नदी के तट पर ये एक स्थान बनाया है मैंने, ये छत्तीसगढ़ का है भाई। छत्तीसगढ़ में बस्तर के पठार में पड़ता है, बस्तर के पठार में। और ये पूछा जाता है भाई, इसका नाम है जगदलपुर, और बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है छत्तीसगढ़ का, तो इसीलिए पूछा जाता है। तो याद रखना इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक है, और इसी के तट पर जगदलपुर है, मुख्य रूप से बस्तर के पठार में। क्लियर है भाई। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, देखो ये मुख्य रूप से हमने बनाई है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी के तट पर भी कुछ प्रमुख स्थल हैं। ये है मुख्य रूप से भीमा, और भीमा के तट पर है पठरपुर, भीमा के तट पर है पठरपुर। तो भीमा इसकी एक सहायक नदी है, इसके तट पर पड़ता है पठरपुर, ये है महाराष्ट्र का, कहां का स्थान है, महाराष्ट्र का। याद रखेंगे महाराष्ट्र का पठरपुर किस नदी के तट पर है, भीमा के, जो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक है। इसी के नीचे एक स्थान और बनाई है मैंने, मूसी नदी। यह है देखो मूसी नदी, और इस मूसी नदी के तट पर ही बसा हुआ है हैदराबाद, हैदराबाद। और ये बनाई है देखो तुंगभद्रा नदी, ये तुंग, ये भद्रा, और इसी के तट पर बसा हुआ है कुरनूल, कुरनूल तुंगभद्रा नदी। और याद रखेंगे जो हम्पी है वो भी तुंगभद्रा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, हम्पी भी तुंगभद्रा नदी के तट पर ही अवस्थित है। तो ये वाली बात याद रखनी है। आगे की ओर जब ये नदी चलती है तो विजयवाड़ा, विजयवाड़ा इसी नदी के तट पर है, विजयवाड़ा इसी नदी के तट पर है, आपको याद रखना है भाई। तो इस कृष्णा नदी से संबंधित हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इसके बाद देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कृष्णा नदी है उसके बाद में पेन्नार या पेन्नेरू नदी पड़ती है, उसके बाद में पलार। तो जो पेन्नार नदी है उसी नदी के तट पर मुख्य रूप से नेल्लोर नामक स्थान है, ये आंध्र प्रदेश का है भाई। कहां का है, आंध्र प्रदेश। और विजयवाड़ा भी कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखेंगे पेन्नार या फिर पेन्नार, या देखो मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, पेन्नार या फिर पेन्नेरू, पेन्नेरू नदी इस नदी के तट पर ही है नेल्लूरू या नेल्लौर, या फिर नेल्लौर, नेल्लूरू इसी नदी के तट पर है, ये आंध्र प्रदेश का नगर है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हमने गोदावरी पढ़ ली, कृष्णा पढ़ ली, और अब पढ़ते हैं हम कावेरी नदी को। तो देखेंगे देखो कावेरी नदी के तट पर बहुत सारे नगर हैं, कावेरी नदी के तट पर बहुत सारे नगर हैं। तो हमें कुछ गिने चुने नगरों को ही पढ़ना है भाई। जैसे आप देखेंगे
कावेरी नदी जब कर्नाटक में होती है, कावेरी नदी जब कर्नाटक में होती है तो इसी नदी के तट पर मैसूर बसा है भाई, सही है। शिव समुद्रम बसा है, शिव समुद्रम बसा है। और मैसूर की राजधानी टीपू सुल्तान ने क्या बनाई थी, श्री रंगपट्टनम। तो श्री रंगपट्टनम भी इसी के तट पर है। देखो मैंने यहां पर ये बनाई है कावेरी नदी, तो मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, तीनों यही है भाई। जब ये तमिलनाडु में प्रवेश करती है तो तमिलनाडु का एक प्रमुख नगर है मैट्टूर, और इसी नाम से बांध भी बना हुआ है, डैम भी बना हुआ है। और तमिलनाडु के सबसे बड़े डैमों में इसका नाम लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे मैट्टूर स्थान या मैट्टूर बांध किस नदी के तट पर है, कावेरी नदी, और कहां पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद आगे को चलेंगे तो इसी नदी के तट पर पड़ता है इरोड। कौन सा स्थान पड़ता है भाई, इरोड, इसी नदी के तट पर पड़ता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये जो अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस में देख सकते हैं, इसके उत्तर में पड़ता है सलेम, और इसके दक्षिण में पड़ता है आपका, जो दक्षिण भारत में गन्ना के लिए प्रसिद्ध है, मतलब गन्ना का रिसर्च सेंटर जो है भाई कोयम्बतूर। तो कोयम्बतूर या टूर, और कोयम्बतूर और सलेम, इन दोनों के बीच में इरोड अवस्थित है, और यहीं से होकर कावेरी नदी बहती है। तो कावेरी नदी के तट पर इरोड के अतिरिक्त तंजावुर, तो ये दोनों प्रमुख स्थान हैं, सही है। और हम पहले पढ़ भी चुके हैं भाई, जहां पर ये मुहाना बनाती है मुख्य रूप से, वहीं पर तिरुचिरापल्ली भी है, तिरुचिरापल्ली भी इसी के तट पर है। और मुख्य रूप से जो कराईकल है, कराईकल, वो भी इसी नदी के मुहाने पर है। तो इन दोनों तीनों स्थानों को आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। इसके बाद दक्षिण में, ये सबसे दक्षिण में मैंने बनाई है जो बैगई नदी है, जो बैगई नदी है उसे मैंने बनाया है। और बैगई नदी के तट पर एक प्रमुख नगर बताया था मैंने, मदुरई। तो जो मदुरई है वो इसी नदी के तट पर है। आप देखिए जरा, यहां पर मदुरई है और यहीं पर ये रामनाथपुरम है। रामनाथपुरम के आगे को ही चलकर हम पहुंच जाते हैं रामेश्वरम के मंदिर पर। कहां पहुंच जाते हैं भाई, रामेश्वरम मंदिर। तो याद रखेंगे रामनाथपुरम से होकर ही आगे को रामेश्वरम के मंदिर के लिए जाते हैं। तो रामनाथपुरम और ये है आपका मदुरई, दोनों किस नदी पर है भाई, बैगई नदी पर। तो देखो ये जितने भी प्रमुख शहर थे हमने पढ़ लिए हैं। दो कर्नाटक की छोटी छोटी नदियां और पढ़ा चुका हूं मैं आपको, अगर याद हो तो। एक तो पढ़ाई थी मैंने आपको शरावती नदी, जिस पर जोग प्रपात है, दूसरी गंगा वैली। इसके अतिरिक्त दो और पढ़ाई थी, एक तो काली नदी, दूसरी नेत्रावती। काली नदी और दूसरी नेत्रावती। तो अगर आप काली नदी को देखें, कर्नाटक में नदियां अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं, इससे पिछला वीडियो यही था। तो जो काली नदी है, काली नदी के तट पर ही कारवाड़ या फिर कारवार भी कहते हैं इसे, कारवार नामक एक शहर है, और ये तटीय शहर है, ये बिल्कुल तटीय शहर है। और इसके ऊपर गोवा है, यानी कि गोवा की सीमा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक का है भाई। तो कर्नाटक का जो कारवाड़ है वो मुख्य रूप से किस नदी के तट पर है, गंगा नदी के। तो गंगा नदी को आप याद रखेंगे, जो काली गंगा है उस नदी के तट पर है। इसके बाद एक है न्यू मंगलौर, आप पढ़ चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है भाई, कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो न्यू मंगलौर जो है नेत्रावती नदी के तट पर है। कहां पर है, नेत्रावती, ये केरल के समीप है। और कारवाड़ मुख्य रूप से जो आपका गोवा है उसके समीप है। तो गोवा के समीप कारवाड़ और केरल के समीप आपका मंगलोर। तो याद रखेंगे ये कुछ प्रमुख स्थान थे जो भारत में मुख्य नदी के किनारे पर हैं। तो और भी, लेकिन हमने सबको नहीं लिखा है। और आप याद करने की कोशिश करना, धीरे धीरे करके नदियों के सहारे, सारे एक साथ मत याद करना। जैसे पहले आपने यमुना नदी के पढ़ लिए, फिर सिंधु नदी के पढ़ लिए, फिर आपने ब्रह्मपुत्र नदी के पढ़ लिए, फिर महानदी के पढ़ लिए।
तो इस प्रकार से आप याद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो भाई, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, आप वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में बटन ऑल बटन जो आपका बेल का बटन है उसे प्रेस करें और ऑल के बटन पर क्लिक करें। थैंक यू।